All the students, you are most welcome. Just remember one thing, we are studying here. So बेटा म्यूजिक, मैजिक, मस्ती ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं, अभी हम स्टडी कर रहे हैं. सो अपना बुक ओपन कर कर टॉपिक को नोट्स करना है और अपनी सेल्फ नोट्स क्रिएट करते हुए यहाँ पर टॉपिक को लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिमेंबर रखना है ताकि 10 और 12 स्टैंडर्ड लेवल एग्जाम में हमारा स्कोर बेहतर आए. इसलिए हम यहाँ इस तरीके से पढ़ेंगे. सो हमारा आज का यूनिट ग्रेविटेशन. एक्चुअली ग्रेविटेशन यूनिट साइंटिफिक कंसेप्ट, साइंटिफिक टॉपिक है जो कि 10 और 12 स्टैंडर्ड के सिलेबस में इंक्लूड है. और 10 और 12 स्टैंडर्ड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनके अंदर ये टॉपिक को इंक्लूड किया है. इस टॉपिक की बेस पे उन एग्जाम्स में और उन एग्जाम्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होगा, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस होंगे. सो ग्रेविटेशन कंसेप्ट के ऊपर हमारा सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ये टॉपिक है. ये टॉपिक का हम आज स्टडी करेंगे. सो 10 स्टैंडर्ड का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक है उसके हम लाइन टू लाइन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन देंगे आपको. सो हमारा टॉपिक यहाँ पर ग्रेविटेशन कंसेप्ट से है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. सो हमारा यूनिट फर्स्ट ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन हम जो पढ़ने वाले हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. हमारा टॉपिक सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. अब यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो कि 10 स्टैंडर्ड लेवल और 12 स्टैंडर्ड लेवल की बेस पर हैं. 10 स्टैंडर्ड लेवल और 12 स्टैंडर्ड लेवल की बेस पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम मेंशन किए हैं, जैसे NTS, ओलंपियाड, बोर्ड, नीट, JEE ये एग्जाम्स होते हैं. इनमें ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन होंगे. ये 3 बुक यहाँ पे रेफरेंस यूज़ की है जिसकी बेस पे आप 10 स्टैंडर्ड लेवल साइंस स्ट्रीम के अंदर ये सारी चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड कर साइंस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो 10 स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी मैंने अभी आपसे बताया है कि कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रमोट करने के लिए होते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, और कुछ एग्जाम स्कॉलरशिप के लिए होते हैं. ऐसे यहाँ पर एग्जाम है NTSE और NDA, ओलंपियाड, नीट, JEE, शाइन 30, लतीफ़ी 40. ये 2 एग्जाम जो लास्ट के शाइन 30 और लतीफ़ी 40 ये महाराष्ट्र स्टेट लेवल में स्कॉलरशिप के लिए कंडक्ट किए जाते हैं. और अदर एग्जाम्स और भी हैं जो MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस बेस पर इनका पैटर्न होता है एग्ज़ाम. तो यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ, इसलिए आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. गिव योर सपोर्ट बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन. सो लेट स्टार्ट फ्रॉम सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. आज का हमारा टॉपिक है. अब यह सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन जब आप 10 स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक ओपन करेंगे तब आपको ये टॉपिक वहाँ पर नज़र आएगा. और उसमें यहाँ पर ग्रेविटेशन यूनिट में ये टॉपिक है, और उस टॉपिक के अंदर आपको शुरुआत में एक एक्टिविटी है ट्राई दिस, क्योंकि आपका सिलेबस एक्टिविटी बेस्ड दिया हुआ है. सो पहले एक्टिविटी दिया है टाई अ स्टोन टू अ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, टेक द अदर एंड इन योर हैंड एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट स्टोन मूव अलोंग अ सर्कल एज शोन इन फिगर. आपको क्या करना है, एक धागे के एक सिरे पर पत्थर बांधना है और दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर उसको घुमाना है जैसे डायग्राम में बताया हुआ है. वो पत्थर मूव होगा सर्कल के अंदर, एक सर्कल बनाते हुए घूमेगा ऐसे जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है आपको. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है. अब आपको इस तरीके से करने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर ये इस तरह से कि अगर आप इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो क्या आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो ये पूछा है आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन. क्या आप पत्थर के ऊपर, आप डायरेक्टली पत्थर पे तो फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे लेकिन आप धागे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो इनडायरेक्टली आप आप पत्थर के ऊपर इनडायरेक्टली फोर्स अप्लाई करें. अब ये बताया सेकंड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज दिस फोर्स एक्टिंग. कौन सी डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है फोर्स. तो उसका आंसर है टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. इसका ब्रॉड एक्सप्लेनेशन आगे बता रहा हूँ मैं कंटिन्यू करते हुए कि वो जो पत्थर घूमेगा किसी सर्कल के अंदर मूव होगा तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, ये नहीं जिधर आपका हाथ होगा. अब आगे बताए हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग. एक तो आप अपना हाथ घुमाना बंद कर देंगे. क्वेश्चन पूछा है कि आप कैसे रोकोगे वो फोर्स को, जो एक्ट हो रहा है वहाँ पर. तो आप पत्थर को हाथ घुमाना बंद कर देंगे, आप फोर्स अप्लाई, या फिर धागे को छोड़ देंगे. तो यहाँ पर उसी को एक्सप्लेन किया है. एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग वी आर पुलिंग द स्टोन टूवर्ड अस. जब हम उसको होल्ड करते हैं ऐसे तो हम अपनी तरफ खींचते हैं ऐसा घुमाते वक्त में. और दिए टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर अप्लाइंग ऑफ अ फोर्स टूवर्ड इट. और वो फोर्स किधर अप्लाई होता है, सेंटर की तरफ अप्लाई होता है. एक्चुअली उसकी डायरेक्शन जब आप हाथ घुमाना बंद कर देंगे तो पत्थर या फोर्स अप्लाई करना तो पत्थर की तरह धागा पकड़ा हुआ हो आपके हाथ में, और फिर आप वहाँ पर इस तरह से फोर्स अप्लाई करना बंद कर दो तो पत्थर किधर आएगा, आपके हाथ की तरफ आ जाएगा. वो अपने हाथ की तरफ नीचे गिरेगा.
तो मतलब उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी डायरेक्शन आपके हाथ की तरफ यानी सेंटर की तरफ है। आगे ये द फोर्स स्टॉप एक्टिंग इफ यू रिलीज द स्ट्रिंग। दूसरी कंडीशन है आप धागा छोड़ दो, तब फोर्स अप्लाई क्या हो जाएगा, छूट जाएगा इसे। इस तरह से यहाँ पर दो कंडीशन है, इस दो कंडीशन से आप फोर्स को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अब इस हालत के अंदर बताए, इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन which is the tangent to the circle at the position of the stone। जब आप यहाँ पर उसको छोड़ोगे तो वो क्या होगा, फ्लाई ऑफ होगा कहाँ, सर्कल के एक टेंजेंट पॉइंट से। तो टेंजेंट पॉइंट यहाँ पर ये डायग्राम में मैंने बताया कि इसको कहते हैं टेंजेंट पॉइंट, जब वो सर्कल में मूव हो रहा था इस तरह से। तो फिर बताए आगे यहाँ पर इस तरीके से कुछ एक्सप्लेनेशन दिया लाइन्स का। व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। उसी वक्त में क्या हो जाएगा, टेंजेंट बनाकर वहाँ से फ्लाई ऑफ हो जाएगा एक पर्टिकुलर स्पीड और वेलोसिटी के साथ। तो ये डायग्राम के अंदर वो टेंजेंट पॉइंट एरो के जरिए से शो कर रहा है। तो ये है टेंजेंट पॉइंट। इसी तरह से आगे कुछ लाइन्स हैं जिनका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। यू मे रिकॉल दैट वी हैव परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी प्रीवियसली इन विच अ 5 रुपीज कॉइन केप्ट ऑन अ रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क फ्लाइज ऑफ द डिस्क अलॉन्ग द टेंजेंट टू द डिस्क। एक प्लेट घूम रही है, ऐसे मूव हो रही है, कोई पर्टिकुलर प्लेट्स हैं वो मूव हो रही है, उसके ऊपर आप कल्ला रखो, ऐसे 5 रुपीज़ का कॉइन रखो, तो वो कल्लार क्या होगा या वो कॉइन्स क्या होगा, वहाँ से एक घूमते घूमते वो कॉइन घूम रहे आप रखो तो एक पॉइंट से क्या होगा, वो प्लेट्स के ऊपर से मूव ऑफ फ्लाई ऑफ हो जाएगा। अगर वो फ्लाई ऑफ हो चुका तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो एक टेंजेंट बनाकर जैसे डायग्राम में दिख रहा है, वो एक पॉइंट से क्या हो जाएगा, कॉइन यहाँ से टेंजेंट बनाकर फ्लाई ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर जो होता है एक लट्टू आम जबान में कहते हैं हिंदी के अंदर में, उसके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह डालो तो वो भी टेंजेंट बनाकर क्या होती है, मूव होती है। आगे यहाँ पे द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल एंड इट्स डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और वो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट का जो सर्कल में मूव हो रहा है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, सेंटर की तरफ होती है। सो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स मींस सेंटर सीकिंग, यानी सेंटर की तरफ आने वाला। तो ये फोर्स किधर आता है, सेंटर की तरफ। दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। अब वो फोर्स रुकेगा तो ये ऑब्जेक्ट किधर आएगा, सर्कल की तरफ आएगा। ऐसा यहाँ पर इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्लेनेशन होता है। अब आगे इसी कुछ लाइंस हैं जिनको एग्जांपल्स दिया है। एक्चुअली हमको यहाँ पे प्लैनेट्स और हमारा गैलेक्सी का स्टडी करना है इस कंसेप्ट की बेस पर। तो ये सारी एग्जांपल थी। अब यहाँ पे मेन कंसेप्ट यहाँ पे से शुरू होता है। यू नो दैट द मून विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के मूविंग या किसी ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में घूम रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, उसका सैटेलाइट कहते हैं। तो मून क्या है, अर्थ के सराउंड में घूमता है ऑर्बिट में, तो वो क्या, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। गोज अराउंड इन अ डेफिनेट ऑर्बिट, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मून एज वेल एज इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज। उस मून की मोशन, डायरेक्शन और स्पीड क्या होती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है टाइम के साथ में। ये डायग्राम थी उसकी। फ्रॉम द एक्टिविटी, अब वो जो ऊपर आपने एक्टिविटी दिया है, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन। इट इज़ क्लियर दैट फॉर द मून टू गो अराउंड द अर्थ देयर मस्ट बी अ फोर्स विच इज़ exerted on the moon and this force must be exerted by the earth which attract the moon toward itself. Similarly, the sun must be have attract the planet including the earth toward itself. जैसे यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे किसी सर्कल या किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड में ऑर्बिट बनाकर घूमता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, सेंटर की। तो ऐसे ही अर्थ के ऑर्बिट बनाते हुए मून क्या होता है, सर्कल करता है। और सर्कल करते वक्त में या ऑर्बिट में घूमता है उस वक्त उसका डायरेक्शन किधर होता है, अर्थ की तरफ। यानी अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर उसकी डायरेक्शन फोर्स की किधर होगी, अर्थ की तरफ। ऐसे ही सन के अराउंड में बहुत सारे ऑर्बिट्स बनाते हुए प्लैनेट्स क्या करते हैं, मोशन शो करते हैं। और वो मोशन शो करते वक्त में उसकी डायरेक्शन किधर होती है, सन की तरफ होती है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कैप्लास ने बहुत सारे लॉज रिप्रेजेंट किए हैं, जिसके अंदर में भी हम वहाँ पर उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो यह है कैप्लास लॉ। प्लेनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर सिंस एंशिएंट टाइम बिफोर गैलीलियो। ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट पोजिशन वर मेड विथ नेक्ड आइज। प्लैनेट्स जो होते हैं एक्चुअली यहाँ पर हमारा जो स्काई है इसमें बहुत सारे क्या हैं, प्लैनेट्स हैं
और ये प्लैनेट्स क्या होते हैं, मूव होते हैं, इनकी पोजीशन होती है। तो एस्ट्रोनॉमी बस कुछ ही दिनों पहले ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया और नेक्ड आइज की बेस पर उनकी पोजीशन को बताया जाता था कि आँख से देखकर उन्होंने बताया इसे। लेकिन आज और कुछ दिन पहले 16th सेंचुरी के अंदर में बहुत सारा डेटा जो अवेलेबल हुआ किसका, प्लैनेट्स का, और प्लानिटरी पोजीशन का और प्लैनेट्स की मोशन का, तो यहाँ पर उसी को बताया। बाय द 16th सेंचुरी अ लॉट ऑफ डेटा वर अवेलेबल अबाउट प्लानिटरी पोजीशन एंड मोशन। जॉन केपलर स्टडीड दिस डेटा। तो जॉन जोहानस केपलस ने इसको क्या किया है, कंप्लीट स्टडी करके कुछ डेटा यहाँ पर प्रोवाइड भी किया और इस बेस पर उसने क्या किया है, कुछ लॉज रिप्रेजेंट किए जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि प्लैनेट्स कैसे मोशन शो करते हैं। तो यहाँ पे बताया ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ प्लैनेट फॉलो सर्टेन लॉज। He started 3 laws of describing planetary motion. These are known as Kepler's law, which are given below. तो यहाँ पे प्लैनेट कैसे मोशन शो करते हैं इसके लिए 3 उसूल बताए हैं, और वो 3 उसूल क्या है, यहाँ पे उसको नाम दिया गया है केपलर्स लॉज के, और वो ये है। फर्स्ट शुरू करते हैं हमारा यहाँ से केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शुरू करने से पहले आपको कुछ यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जो कि डू यू नो करके आपको वहाँ पर बताया हुआ है। क्या आप जानते हैं? तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे है इसको देखेंगे। सो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। शुरुआत में एन इलिप्स इज द कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन द कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर आपने कोन को इंक्लाइंड प्लेन में काटा इस तरह से, जो सेकंड दिख रहा है डायग्राम में ये, तो इस तरह से क्या मिलेगा आपको, इलिप्स मिलेगा। इट हैज़ 2 फोकल पॉइंट, और इस इलिप्स के 2 फोकल पॉइंट हो गए F1 और F2। आगे बताया द सम ऑफ द डिस्टेंस टू द 2 फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। यहाँ पे अगर इन 2 फोकल पॉइंट से आपने डिस्टेंस लिए वो कांस्टेंट रहेंगे एवरी 2 पॉइंट से। इसी तरह से यहाँ पे बताया F1 एंड F2 आर 2 फोकल पॉइंट ऑफ द इलिप्स शोन इन द फिगर, ये है। अब बताया कि इस इलिप्स पर इफ ABC आर 3 पॉइंट ऑन द इलिप्स। अब ये ABC 3 पॉइंट है इलिप्स पर। फिर यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ से ए पॉइंट से देखेंगे फोकल पॉइंट F1 और फोकल पॉइंट F2, तो AF प्लस AF2, AF1 प्लस AF2। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बराबर होगा B पॉइंट से फोकल पॉइंट BF1 एंड फोकल पॉइंट सेकंड BF2, तो BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू होगा किसके, AF1 प्लस AF2 के। इसी तरह से C पॉइंट से फोकल पॉइंट F1 और फोकल पॉइंट F2 से लेंगे तो CF1 प्लस CF2 इज इक्वल टू, ये तीनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, फोकल पॉइंट से बराबर हो गए। सो यहाँ पे इस तरीके से कहा जा सकता है, नीचे लिखा है AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 एंड CF1 प्लस CF2, मतलब BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू होगा CF1 प्लस CF2 के। सो ये था। अब यहाँ से शुरू करते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स ने ये फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन किया है, क्या है, प्लैनेट्स कैसे मोशन शो करते हैं इसके लिए। सो ये है केपलर्स फर्स्ट लॉ। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसी। अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा हो एक ऑर्बिट में, तो वो जो ऑर्बिट होता है सन से इलिप्स होता है और उस एक पॉइंट पर वो प्लैनेट होता है। तो ये डायग्राम के ज़रिए से समझेंगे। ये केपलर्स का फर्स्ट लॉ है। क्या बोला है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसे। ये डायग्राम में बताया, एस जो है ये पोजीशन ऑफ सन है और यहाँ पे जो ए है ये प्लैनेट की पोजीशन। तो ये डायग्राम उसका मैं बिग करके बता ही देता हूँ आपको। ये डायग्राम है एस। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम के अंदर प्लैनेट ए यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है सन से, तो ये सन, ये जो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो रहा है वो इलिप्स है सन से। नेक्स्ट हमारे पास केपलर का सेकंड लॉ है, वो भी आप इसी डायग्राम की बेस पे समझिएगा। यहाँ पे केपलर्स का जो सेकंड लॉ है वो एक्सप्लेन करता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपने प्लैनेट से उस जो प्लैनेट यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है उसकी ऐसे लाइन ज्वाइनिंग की, ए बी, ये जो 2 लाइन है अपने इसको सन से ज्वाइन किए इसे, और सी और डी, तो ये डिस्टेंस अगर इक्वल है तो वहाँ पर ये एक्चुअली जो प्लैनेट ट्रैवल कर रहा है वो इक्वल टाइम में क्या होगा, ट्रैवल होगा और यहाँ पे सन को स्वीप करेगा इस तरीके से। तो सन यहाँ पे क्या होगा, स्वीप होगा उतने एरिया में उतने टाइम पर। ऐसे बोला है ए एंड बी
C and D are distance covered by the planet in equal time. After equal interval of time, the position of the planet starting from A and C are shown by B and D respectively. तो यहाँ पर आप देखेंगे straight line AS and CS sweep equal area in equal intervals of time. यहाँ पे आपको दिखा होगा AS, देखिए आपने यहाँ पे AS ये है, उसके बाद CS भी दिखा। ये जो डिस्टेंस यहाँ से इसने ट्रैवल किया है ये इक्वल डिस्टेंस A to B और C to D। अभी इसको आप अगर चेक करेंगे तो ASB और यहाँ पर CSD, ASB दिखा आपको, ये ASB और इस तरह से ये CSD, ये इक्वल एरिया है, ये इक्वल टाइम में क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो ये सेकंड लॉ था। इसी तरह से केप्लर्स थर्ड लॉ, और ये इसका स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। एक बात ध्यान में रखें, एक प्लैनेट है जो रिवॉल्व हो रहा है सन के अराउंड में ऑर्बिट बनाते हुए, तो उसका एक रिवोल्यूशन यानी वो एक पोजीशन से वापस घूमकर वापस उस पोजीशन पे आएगा, तो वो टाइम जितना टाइम लगता है, तो वो टाइम पीरियड का अगर आप स्क्वायर लेंगे और वो प्लैनेट्स के पोजीशन का अगर आप वहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है उसका क्यूब लेंगे, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या एक दूसरे से प्रोपोर्शन में होगा। तो उसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि जितना ज़्यादा दूर डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा उसको रिवोल्यूशन टाइम पीरियड लगेगा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पर उसी को बताया है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट फ्रॉम द सन, और इसको मैथमेटिकल टर्म कैलकुलेट करने के लिए बताया है, टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस क्यूब मीन, इस तरीके से इसको बताया है। और यहाँ पे एस जो है वो पोजीशन डायग्राम में अभी आप पहले पढ़ चुके हैं, सो ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एस जो है पोजीशन, ए प्लैनेट्स, यहाँ पर प्लैनेट है, एस जो है वो सन है, इस तरह से वो रिवॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर केप्लर ने समवॉट थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दिया है। केप्लर ऑब्टेन्ड दिस लॉ सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लैनेट ऑब्टेन्ड बाय रेगुलर ऑब्जर्वेशन। इसने क्या किया, प्लैनेट का ऑब्जर्वेशन किया और उस बेस पे ये जो है तो लॉज केप्लर्स ने रिप्रेजेंट किए। ही हैड नो एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई प्लैनेट ओबे दिस लॉ। उसको पता नहीं एक्चुअली ये कैसे लॉ ओबे करते हैं, क्यों करते हैं, वजह नहीं पता, लेकिन बस करते हैं, बताया है उसने। ही विल सी बिलो हाउ दीज लॉ हेल्प न्यूटन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो लॉ है हम आगे देखेंगे किस तरह से न्यूटन को हेल्पफुल है कि उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को। सो ये डायग्राम की बेस पे हमने सारा एक्सप्लेनेशन देखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। सो यू आर मोस्ट वेलकम हियर, आपने ये वीडियो देखा है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट। इस तरह से यहाँ पर आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए थोड़ा इंतज़ार करें, बस चंद ही मिनटों या दिनों में आपको ये टॉपिक प्रोवाइड होगा। सो लाइक दैट, जस्ट गिव योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट डे।